तो अब 2026 में जिसे भी कहानी लिखना था, जिसे भी जितनी भी मेहनत करनी थी, जो भी जितना नंबर लाना था, उनका पेपर हो गया है। अब बारी आपकी है 2027 में कुछ अच्छा करने का और कुछ अच्छा नंबर लेकर के आने का। उसके लिए आपको शुरू से ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो हमारे साथ ज़रूर आप जुड़ें। जैसा कि आपने थंबनेल पर ही देखा होगा कि एक तीर से दो निशाना या फिर एक समय में दो कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे क्या है, कैलकुलेशन और क्वेश्चन दोनों ही समाप्त एक समय में। मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा क्या है, कैलकुलेशन हमारा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से क्या होता है, कभी-कभार क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ना मिलने के कारण क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैथ जो है, मैथमेटिक्स जो है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि गुणा, भाग, जोड़, घटाना, जो भी छोटी चीज़ें होती हैं, जो हम छोटे क्लास से सीखते हुए आए हैं, वो चीज़ें जो है हम थोड़ा फ़ास्ट नहीं कर पाते हैं। आता है हमको, लेकिन फ़ास्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी-कभार टाइम को देखते हुए जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में हम हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है या फिर हमारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि शुरू का जब कभी भी अगर आप ये वीडियो देखें, तो शुरू में आप कम से कम 10 मिनट अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत स्किप कर देंगे, क्योंकि ये क्या गुणा भाग सिखा है, गुणा भाग तो हमको आ रहा है। लेकिन क्या है, हम आज से इस 2027 में जो भी हमको अच्छा नंबर लाना है, उसके लिए हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि पहले शुरुआत में क्या करेंगे, डेली हर वीडियो में डेली हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन के लिए कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। डेली हम प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन की, ठीक है? उसके बाद फिर हम आएँगे टॉपिक पर, क्वेश्चंस पर। तो आप शुरू का वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम डेली सीखेंगे, कैलकुलेशन पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएँगे। इसीलिए हमें लगा एक तीर से दो निशाना, ठीक है? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो भी छात्र-छात्राएँ 2027 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनका स्वागत है इस चैनल पर। तो आज से शुरू करते हैं हम नया बैच 2027 के लिए। आज का ये हमारा पहला वीडियो है, जिसमें हम क्लास 10 का मैथ देखेंगे, जो वास्तविक संख्या है, चैप्टर नंबर 1। तो आज हम जानेंगे वास्तविक संख्याएँ होती क्या है, परिचय का पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर हम सवाल पर आएँगे। क्योंकि किसी भी पार्ट का सवाल लगाने से पहले अगर हमें पता ही नहीं है कि वो पार्ट है क्या उसके बारे में, तो फिर हम उसके सवाल नहीं लगा सकते हैं। और परिचय को जानने से पहले हम शुरू के कम से कम 5 से 7 मिनट जो भी है हम देखेंगे पहले कैलकुलेशन, किस प्रकार से हमारा कैलकुलेशन तेज़ हो सकता है। तो शुरू का वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको ना तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही साइड में जाकर के क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा। आप वहीं पे तुरंत-तुरंत हल करेंगे, ठीक है? तो टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको बताया है, कैलकुलेशन सिखाने से पहले यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल दिखे, आप देख सकते हैं इसको। बोर्ड पर एग्ज़ाम्पल है कि 11 गुणे 17 गुणे 23, कभी भी अगर मैथ का हम सवाल हल कर रहे हैं, कभी भी ऐसे कैलकुलेशन आता है। पहला हमारा एग्ज़ाम्पल ये है, दूसरा ये है, 3.5 मल्टीप्लाई टू 21 में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, कभी-कभार जैसे घर पे है, तो हम कैलकुलेशन का यूज़ कर लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल से या फिर कैलकुलेटर से यूज़ कर लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, साइड में जाकर के फटाफट हल करते हैं, वो जैसे हम शुरू में हल करते हुए आए हैं अभी तक, एक एलकेजी, यूकेजी में। तो साइड में हम जा करके ऐसे पॉइंट लगा करके इसे फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पच्ची 25, 5 5 से 15 और 2 17, फिर उसके बाद 3 5 15, फिर 3 त्रिक का 9 और 1 10, फिर उसके बाद जोड़ते हैं ऐसे, फिर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। तो क्या होता है, ये करने में पूरा हमारा टाइम चला जाता है, ठीक है? तो ऐसे हम नहीं करेंगे अब। अब से हम क्या करेंगे, टाइम बचाएँगे और अच्छे से करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यदि आप अभी से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक इसमें बेनिफिट ये है, इसमें एक लाभ ये है कि यदि आप अभी से सीखते हैं, तो अगर अभी आपका गलत भी हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप बिगिनर हैं, अभी आप लर्नर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी का ऐसा थोड़ी कि अभी अगर आपका गलत हो गया तो आपको नंबर कम मिलेगा और वो नंबर जो कम मिलेगा वो आपके रिज़ल्ट में आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो भी अगर हम अभी ऐसे सीखते-सीखते रहेंगे और लास्ट में जो भी हमको जो हमारा मेन लक्ष्य है, एग्ज़ाम जो देना है, उसके अगर हम वहाँ तक जाएँगे, तो हम अच्छे तरीके से सीख लेंगे कैलकुलेशन। फिर उसके बाद शायद ही हमारा गलत हो और हम कम समय में अच्छे तरीके से कर पाएँगे। तो आप शुरू से सीखिए ऐसे कैसे करते हैं इसको, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जो भी पॉइंट होता है, बहुत लोग दशमलव से घबरा जाते हैं कि यहाँ पे दशमलव लगाते कैसे हैं? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या किया करिए ऐसे कि दशमलव को पहले छोड़ दिए, मान लेते हैं यहाँ पे दशमलव है नहीं, ठीक है? 35 का गुणा हमको 35 में करना है, ठीक है? 35 का गुणा क्या करना है? 35 में करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? यदि कुछ लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी स्क्वायर करना हो, और जब कभी स्क्वायर करना हो और उसके आखिरी में क्या हो, 5 हो, तो बहुत आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखिए, आखिरी में क्या है, 5 है और इसका स्क्वायर करना है। संख्या एक ही है, स्क्वायर करना, आखिरी 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 5 पच्ची 25। कितना आएगा? 5 पच्ची 25।
और जो भी संख्या है उस संख्या से एक ज़्यादा से गुणा करेंगे। 3 से ज़्यादा 4, 4 3 क्या हो जाएगा हमारा 12। कितना हो जाएगा 4 3 12। अब दसवां लगाना है, 1 2 यहाँ पर जाएगा हमारा दसवां, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देंगे हमें 21। और एक बात और बता दें आप सभी लोगों को, कम से कम आप सब लोग कम से कम 30 तक तो पहाड़ा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, याद कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। 30 तक कम, क्योंकि हम बताइए जब कक्षा 6 7 8 में पढ़ते थे तो हम 20 तक पहाड़ा याद कर लेते थे, लेकिन हम अभी 10 में आ गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा 20 या फिर 20 से कम ही पहाड़ा याद है हमको, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप अभी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, और जो साइड में जाकर हल करते हैं उससे वो भी हमारा क्या हो जाएगा, उससे भी आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर 21 का पहाड़ा आ रहा है, 21 पंजे क्या होता है 105, फिर 21 दूनी 42 और 10 52, फिर 21 दूनी 42 और 5 47, फिर 21 से कम 21 और 4 25। पॉइंट कितने पर लगाना है सर, 2 अंक पर लगाना है। तो ये मैं अभी आपको बता रहा था इसलिए इतना टाइम लगा है, लेकिन अगर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन सेकेंड 2-3 सेकेंड में इस गुणा को कर सकते हैं, ठीक है। बिना कैलकुलेटर के और बिना साइड में गए इसको आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, और इससे आपका टाइम बचेगा और आंसर भी सही आएगा। जैसे देखिए ऊपर वाला है, अब इसको देख लेते हैं पहला वाला। इसमें तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। कैसे गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, एकदम आराम से कर देंगे। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जब कभी भी किसी भी संख्या में अगर गुणा करने के लिए 11 आ जाए, जिससे 11 से गुणा करना आ जाए, तो 11 को पहले छोड़ दीजिए, बहुत आसान है जिसका अगर गुणा करना है तो पहले इनका गुणा कर लीजिए आपस में। मान लेते मैं यहाँ पे 11 एस्टी उतार दिया इसको, ठीक है। 17 गुणा किया, 17 तय क्या होता है 51, फिर उसके 17 दूनी 34 और 34 पाँच क्या जाएगा हमारा 39, ठीक है। इतना हो गया, 17 तय 51, 17 दूनी 34 और 5 क्या हो गया हमारा 39 हो गया। तो देखिए जब कभी भी अगर 11 से गुणा करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंपली हम जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत पसंद। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहले 1 लिखिए, सिंपल 1 हो गया, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे 9 3 12 और 1 हासिल 13 हासिल, फिर 3 और 1 4। सिंपली हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ये क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो हमको किसी भी कैलकुलेटर या फिर किसी साइड में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको यहाँ पे हल कर पाएंगे। जैसे देखिए पहला ही चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं है। इसमें हमारा आता है बहुत ज़्यादा गुणा, जैसे कि एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, मान लेते हैं बाई चांस। तो देखिए यहाँ पे ये 2 सवाल लिखे हुए हैं। जैसे मान लेते इसका गुणा कैसे हम करेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब क्या है, 2 3 बार है, तो हम 2 का गुणा 3 बार करेंगे ना। ऐसे 2 तेईस 6 नहीं, 2 का गुणा 2 2 3 बार, यानी कि 3 मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 2 दूनी 4, जैसे अगर इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, 2 इसको हम लिख सकते हैं सर इस प्रकार से ऐसे, और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, और इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। सिंपली कोई दिक्कत पसंद यहाँ पे होगी नहीं। आगे देखिए हम कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीक का 24। अब अभी मैं बताया वो आपको कि 30 तक पहाड़ा अगर आपको याद है तो ठीक है। अब अगर 24 का पहाड़ा है ठीक है, नहीं तो फिर अब क्या करेंगे, अब साइड में जाकर फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीक का 24, 24 नहीं 72, 72 पंजे, 72 पहाड़ा याद नहीं करना है, 72 पंजे क्या हो जाएगा 360, 360 पंजे क्या हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा सर 1800, सॉरी कितना हो जाएगा 1800। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ बता दूं आपको कि यहाँ पे पहाड़ा तो याद नहीं था, फिर भी कैसे जल्दी से कर पाया है, तो ध्यान से देखिए। जब कभी भी किसी भी संख्या में 5 से गुणा करना हो, ध्यान सुनिए क्या बता रहे हैं, जब कभी भी किसी संख्या में 5 से गुणा करना, जैसे यहाँ पे क्या था हमारा 72 आया था, 72 में हमको गुणा करना था किससे सर, 72 में हमको गुणा करना था 5 से, ठीक है। तो जब कभी भी 5 से गुणा करना हो, जो भी संख्या है उस संख्या का आधा कर दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए, जितना 5 है उतना जीरो लगेगा, सिंपल सी बात है। जितना 5 है उतनी बार वो संख्या आधा होगा और उतना ही जीरो लगेगा। एक बार 5 है, एक बार आधा करिए, 72 का आधा क्या होगा 36, एक बार आधा करिए 36 होगा, क्योंकि एक 5 था। तो जब एक बार आधा किए तो एक जीरो लगाएंगे, हो जाएगा 360। वापस से इसमें 5 से गुणा करना है सब, तो 36 का आधा करिए, 36 का आधा क्या हो जाएगा 18, एक जीरो पहले से था, एक बार इसको आधा किए तो एक जीरो यहाँ पे और लग जाएगा, कितना जाएगा हमारा 1800। तो जब कभी भी आपके सामने ये आएगा तो आप सिंपली बहुत ही स्पीड में बोल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीक 24 तरीक 72 पंजे 360 पंजे 1800, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। नीचे का एग्जाम्पल दिए है, देखिए इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर उसके बाद 5 गुणे 5, ठीक है। सिंपली सेम टू सेम वही सवाल है, सिर्फ यहाँ पे 2 को एक बार बढ़ा दिए, देखिए क्यों, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, अगर हम इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो हम जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 किया सर 48 का पढ़ा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे गलती क्या हो गई है, गलती यहाँ पे हमारी ये हुई, थोड़ा सा अगर हम पीछे इस प्रकार से आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ तो ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर इसको अब न पढ़ करके 16 आ जाएगा, तो इसको नहीं पढ़ना है, इसको अब यहाँ पे रखना है बाद में। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीक का 24, 24 तरीक 72, 72 पंजे 360 पंजे 1800, 18 दूनी 3600,
कितना 100, 18 दूनी 3600। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हमको ऐसे करना है ताकि मतलब कि हमको थोड़ा सा करने में इजी हो। ऐसे नहीं कि 2 4 4 16 16 3 48, अब 48 का गुणा 3 में करने में आ ही नहीं रहा। या फिर अगर 48 कर लिए तो फिर 5 से करिए, फिर वापस से 3 में करना रहेगा। तो इससे आसानी यही है ऐसे, ठीक है। या फिर देखिए और क्या कर सकते हैं कि जब कभी भी आपको ध्यान में रहे कि 5 और 2 का पेयर बनता है तो 0 मिलता है। जितना पेयर होगा उतना 0। एक पेयर है तो 1 0 मिलेगा, 2 पेयर होगा तो 2 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे अगर लिख ले कि 5 5 25 और 4 तो 100, 2 0, क्योंकि इसमें 2 ठो 2 है, 2 ठो 5 है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ से अगर 2 ठो 2 ले ले और 2 5 ले ले तो इन दोनों को मिल करके कितना बनाएगा, 2 0 बनाएगा, ठीक है। बाकी बचे क्या है, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 का कितना 0 लगाना है, 2 0 लगाना है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले तो अभी हमने ये देख लिया है कि किस प्रकार से एग्जाम्पल्स आते हैं और उसको भी आपको करके बताया है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है कि कैसे हम थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो मैं आपको बता दूं कि आप डेली जो है 2-3 मल्टीप्लाई लीजिए, डिवाइड यानी भाग लीजिए, जोड़ घटाना लीजिए, उसको करिए, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा कि अभी जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको हम सोचते हैं कि बहुत छोटी चीज़ है, वही क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो सकती है हमारे लिए, और है भी। अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स कोई भी सवाल लगाएंगे उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग आना ही है, श्योरिटी है उसकी आनी है। तो वो अगर स्पीड रहेगा, वो अगर हम अच्छे से कर पाएंगे तो सवाल बेहतर तरीके से अच्छे से और कम समय में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे थोड़ा देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो ये पहले की तरह नहीं करना है हमको, ठीक है। बचपन की तरह नहीं करना है कि वापस से इसका गुणा करेंगे फिर इसका करेंगे फिर नीचे जोड़ेंगे, नहीं। कैसे करना, थोड़ा स्पीड करना है। जोड़ घटाना आपको स्पीड में जोड़ना और घटाना है। जैसे कि अगर 6 दूनी 12 करें, ये नहीं बोला 6 दूनी 12 हासिल लगाइए, 6 दूनी 12, ये मन में होना चाहिए क्या क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 3 दूनी 6 48 और 49 4, फिर उसके बाद 3 सत्ते 21 और 4 25। ठीक सर, इस प्रकार से ना, सही है। आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पे रटा रटाया क्वेश्चन लिखा हूँ। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्या पता गलत हो। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 3 दूनी 6 48 और 1 49, 3 सत्ते 21 25, ठीक है सर। अगर वापस इसको करने जाएंगे 7 छक्के 42, फिर 7 9 63, फिर 63 4 67, 4 छक्के 24, तो 24 अगर जोड़ दें तो 60 80 और 70 11 91, फिर 7 सत्ते 49, 49 9 58, 4 9 36, 36 में अगर हम 58 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 84 94, कितना जाएगा 94 आ जाएगा। फिर 4 से 28, 28 और 9 कितना जाएगा 37, तो 37। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप और भी एग्जांपल लेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। तो कैसे इसको करेंगे, इसको भी इसी प्रकार सेम टू सेम करेंगे हम। आप रैंडमली कोई भी चीज़ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ रटा रटाया नहीं है, सेम टू सेम कुछ भी ले रहे हैं, रैंडमली आपके सामने कर रहे हैं। 7 छक्के 42, फिर उसको 7 सत्ते 49, 5 छक्के 30, 30 और 49, अगर 30 50 होता 80 होता, एक कम है सर 79 होगा। और यहाँ का हासिल क्या था 4, तो कितना हो जाएगा 79 और 4 83, 3 हो जाएगा। फिर 7 8 56, 56 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 35 और 64 कितना हो जाएगा सर, अगर पूरा होता 100 होता, लेकिन एक कम तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99, फिर उसके बाद 5 8 40, 40 और 9 क्या हो जाएगा 49, तो 49932 क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से ये आपका कैलकुलेशन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप डेली प्रैक्टिस करिए इनसे, ताकि सवाल लगाते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये पहला दिन था तो एग्जाम्पल कुछ यही थे, आपको समझा दिए कैसे होगा। लिख लेंगे हम नेक्स्ट डे में, क्योंकि डेली हम वीडियो में इस प्रकार से सीखेंगे। और आप ये मल्टीप्लाई जरूर करिए, क्योंकि इसमें क्या है जोड़ आ रहा है, और आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, भाग भी कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे 2 एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पर दिख रहे हैं, भाग करना है। तो पहले हम भाग कैसे करते थे सर, भाग हम करते थे इस प्रकार से, यहाँ पे ला करके ऐसे मस्त एकदम हीरो वक्त फंटास्टिक इस प्रकार से, 7 एकम 7, फिर उसके बाद घटाते थे ऐसे, फिर उसके बाद इस प्रकार से करते थे। लेकिन अब वैसे नहीं करना है, ठीक है। अब हमको इस प्रकार से मिलेगा ना, जैसे कि आप देखेंगे अभी आगे सवाल हल करेंगे। अभी क्लास 9 में अगर आप पढ़े उसमें भी सवाल हल किए होंगे तो इसी प्रकार से आया होगा। मान लेते हैं ऐसे भाग हो गया नीचे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसके बाद ऐसे पॉइंट में हो गया, इस प्रकार से कुछ ऐसे करके मल्टीप्लाई आता था, जिसका आपको डिवाइड करना होता था, ठीक है। तो हमको सवाल इसी प्रकार से मिलेगा, तो हमको ऐसे ही करना है। कैसे करेंगे हम इसको, देखिए बहुत जो एग्जाम्पल लिए हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्पल लिए थोड़ा सा क्या है अच्छे एग्जाम्पल देखिए कैसे इसको अमल करेंगे। अगर हम 7 से भाग करने जाएंगे सर तो क्या बचेगा, 7 एकम 7 बचेगा, 14 7 दूनी 14, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है नहीं जाएगा, 7 9 63। कुछ लोग क्या करते हैं सर इस प्रकार से कर देते हैं, सर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आपका भी आ गया आंसर, सही है, आंसर सही है सबका, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर दूसरा हम करेंगे तो क्या आएगा सर, 5 दूनी 10, फिर क्या आएगा 5 3 15, ठीक, आंसर सही है, सही है किए आप लोग।
लेकिन ये क्या है, आंसर यहाँ पे गलत है ना। बहुत बहुत लोग ये सब ऐसे गलत कर देते हैं, क्योंकि हम किए कैसे हैं, हम ऐसे किए हैं, हम इस प्रकार से करना सीखे हैं ऐसे। 7 तिक्कम 7, 8 में से आ जाएगा एक बचेगा 14, फिर 7 दूनी 14, 0 आ जाएगा, 6 उतारेंगे। हमको यहाँ पे पता है कि 1 अंक उतारे, अच्छा भाग नहीं जाएगा, छोटा है। जब 2 अंक उतारे, 7 में 2 अंक उतरेगा सर, तो यहाँ पे लगेगा 0। ये हम इस प्रकार से सीखे हैं। लेकिन जब हम ऐसे भाग करते हैं जल्दबाजी में, तो हमारा 0 छूट जाता है। बहुत लोग इसका भाग अगर करेंगे तो ये आंसर लेकर के आएंगे 23, क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में छूट जाता है। ऐसे हम यहाँ पे देख नहीं पाते कि हाँ अच्छा दोनों अंक साथ में उतरेंगे तभी 5 से डिवाइड होगा, तो ये दोनों क्या गलत है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, यहाँ पे हमारा 0 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा 3 आएगा। तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है क्या समझा रहा है। ये पहला दिन था कैलकुलेशन का, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है जोड़ घटाना गुणा भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यदि आप अच्छे से मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो अगर उनके सवाल अच्छे से लगाना चाहते हैं, तो आपको ये चारों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीड में आनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या, उसको देख लेते हैं। तो शुरू का वीडियो देख कर के ये मत सोचिएगा कि बहुत ही छोटे क्लास का वीडियो देख रहे हैं हम, इसमें तो जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, यदि आप 1 हफ्ते लगातार करते हैं तो उससे आपका क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में आप करेंगे और बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आज का जो हमारा मेन चैप्टर है, वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं। जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा संख्याओं के बारे में, कि सम संख्याएँ क्या होती है, विषम संख्याएँ क्या होती है, भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, और भी बहुत सी संख्याएँ आपने पढ़ा होगा। तो जितनी भी संख्याएँ होती हैं, इन सभी संख्याओं को अगर हम मिला देंगे तो वो क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएँ होती हैं। कहने का मतलब ये है सर कि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएँ आती हैं। जो भी संख्या रेखा पर संख्याएँ होती हैं, दर्शाई जाती हैं, वे सभी संख्याएँ क्या होती हैं, वास्तविक संख्या में आती हैं। ठीक है, जैसे ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, जीरो होती है, बटे में होती है, भाज्य होती है, अभाज्य होती है, सम होती है, विषम होती है, सभाज्य होती हैं। ये जितनी भी संख्याएँ हैं, प्रमेय क्या होते बोलते हैं उसे, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएँ होती हैं, सभी संख्याएँ क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएँ होती हैं। तो कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता ही दिया हूँ कि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाएंगी, जो भी हम क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं, फिर क्लास 10 में। तो वास्तविक संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं, दर्शाई जा सकती है, दर्शाई जाती है वही क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, जीरो भी होती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। वास्तविक संख्याओं में भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय सम विषम सभी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या में। ठीक है, अगर मैं इसको एक संख्या रेखा के माध्यम से आपको समझाऊं, मान लेते हैं ये हमारी क्या है, एक संख्या रेखा है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जीरो होता है। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इस साइड में क्या होता है, हमारा माइनस होता है। और इस अगर हम इस साइड की बात करें इधर, तो ये क्या होता है, हमारा प्लस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा प्लस होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 प्लस का माइनस का, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि दो बिंदुओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। अगर सर यहाँ से अगर हम बात कर ले, यहाँ पे ये हमारा बिंदु है और एक ये बिंदु है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कितनी संख्याएं हो सकती हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दो बिंदुओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो आप बताइए क्या बताएंगे, जवाब क्या देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करेंगे या फिर डायरेक्ट बोलेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं हम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इनके बीच में कितनी होती हैं, अनंत संख्याएँ होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत, इनफाइनाइट संख्याएँ होती हैं दो बिंदुओं के बीच में। ऐसा नहीं कि पॉइंट किए हैं तो सिर्फ इन्हीं के बीच में अनंत होती है। बाकी अगर सर इसकी बात कर ले तो होगा 1 2 3। ठीक है, इसकी बात कर ले तो यहाँ भी 2 3 होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पॉइंट करके बताया गया है इसके बीच में होती है अनंत संख्याएं। बाकियों के बारे में पता नहीं होगा 2 3 4, ऐसी बात नहीं है। किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ले लेंगे तो उनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, सर अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, इन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। वास्तविक संख्याओं में ही सभी संख्याएं आती हैं, जो भी अभी हम क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं। सर पहला चैप्टर था क्लास 9 में संख्याएं,
तो जो भी हम उसमें पढ़ कर के आए हैं वो सभी संख्याएँ होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएँ। इसलिए हमको क्लास 9 में पढ़ा करके फिर हमको क्लास 10 में दिया गया है कि अब पढ़ो तुम वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए थे इस प्रकार से, इसमें आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इसमें क्या होती है, सम विषम संख्याएँ होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएँ होती हैं और इस प्रकार से आप पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, सिर्फ समझना हमको ये था कि वास्तविक संख्याएँ होती क्या है, ठीक है? तो आगे बढ़ें। तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं अगर परिचय में, तो हम देख सकते हैं एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है? अभी अगर आप शुरू में देखें कैलकुलेशन में आपको सिखा रहा था, यदि आप बने रहते हैं साथ में, तो मैं आपको अभी आगे और भी बताऊंगा कि एलसीएम, एचसीएफ हो गया, यदि आप सीखना चाहेंगे तो परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ये सभी जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को हम विदाउट पेन एंड पेपर के निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं उसका, और आसान तरीके से, ठीक है? तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। वैसे तो अभी कैलकुलेशन जो भी शुरू में वीडियो था जिसमें मैं बता रहा था, उसमें मैं बताया नहीं क्योंकि पहला दिन था, इसलिए मैं पूरा उसको किया नहीं हूँ। तो आगे वाले अगर वीडियो आएंगे उसमें हम एलसीएम भी सीखेंगे, कैसे हम एलसीएम किसी का निकाल सकते हैं, ठीक है? किसी का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट होंगे कि सर ये एलसीएम तो हमको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको एलसीएम भी अभी दिक्कत होती होगी, मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कि किसी का निकालना, आपके किताब से एग्जांपल ले लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपके ही किताब का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसको समझा दे रहे हैं, ठीक? तो कैसे हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं करेंगे सर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबका, ठीक है? तो अभी आपको पता है पहले कि अभाज्य क्या होती है, जिसको सर अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो मैं अगर आपको बता दूं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, वो संख्या होती है, अभी सर हम क्लास में पढ़ लिए, ठीक है, मुझे पता है क्लास में पढ़े हैं, सही है, अच्छी बात है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, वो संख्या होती है जिन संख्याओं का केवल दो गुणनखंड होता है, न दो से कम न दो से ज़्यादा होता है, वही क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूँ तो आप देखेंगे इसको दो को, ठीक है? तो सर दो का कितना गुणनखंड है? दो का केवल क्या है, दो, एक और दो है। अगर मैं बात कर लूँ तीन का तो सर एक और तीन है और कोई है नहीं। अगर मैं बात करूँ चार का तो ये तो भाई साहब गलत लिख दिए ना, क्योंकि एक है, दो है, चार है, इसके तीन गुणनखंड हुए, तो फिर ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। मिला जुला अगर मैं एक बात सिर्फ बोलूँ तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल दो हो, न दो से कम हो न दो से ज़्यादा, सिंपल सी बात सर, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है? तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे 6 का, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सर लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, तो 2 गुणे 3। देखेंगे दोनों ही क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, 2 और 3 दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर मैं 72 का करने जाऊँ तो देखिए इसको भी हम साइड में ऐसे करते हैं, सब चीज़ें सीखनी है सर, हमको अभी सीखनी है, अभी से सीखते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करेंगे ऐसे ही करेंगे फिर लास्ट में जाकर नहीं। अभी से आपको स्मार्ट एकदम अच्छे तरीके से करना है, ताकि आप अच्छे जो भी लास्ट एग्जाम हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं सर, मेन मुद्दा हमारा क्या है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसमें हम क्या करें, अच्छे नंबर लाएं, टॉप करें, ठीक है? तो ऐसे हमको नहीं करना है, हम ऐसे करते आए लेकिन हमको करना नहीं है ऐसे। हम कैसे करेंगे, इसका किसी भी संख्या कोई दो ब्रेक ऐसा करिए, क्या 9 8 72 हम कर सकते हैं ऐसे, 9 8 72 होता है, तो हम 9 को तोड़ सकते हैं 3 3 3 3 इंटू 3, 8 को तोड़ सकते 2 2 2 3 बार, तो सिंपली सर हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आसान देख सकते हैं। 120 को अगर देखने जाएंगे सर तो यहाँ पे 12 दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे अगर तीसरी आप खोल कर किया तो हाँ सर, इसको हमको हमें इसमें क्या 12 दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना, 12 दहा में क्या होता है 120 होता है, तो 12 दहा में 120, 12 तोड़ सकते हैं, 4 तेई 12 यानी 2 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3। और एक तो 10 भी था तो उसमें भी 2 था, तो वो दो साथ में लिखते हैं, 2 दूनी 4, फिर एक 3 था और एक क्या था हमारा 5 था। बात समझ में आई क्या होता है? अगर ध्यान से देखेंगे इसमें तो 12 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 12 को तोड़ दिए 2 गुणे 2 गुणे 3 में, 2 दूनी 4 तेई 12, 10 को तोड़ दिए 5 दूनी 10, तो आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तेई 24 और 24 पंजे 120, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से एचसीएफ निकालूँ या फिर मैं एलसीएम निकालूँ, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं सर, जो भी आपका मन करे, वॉट एवर यू विश टू डू आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम, अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ वो होता है जो सब में आता है, ठीक है? मैं मार्कर चेंज कर दूँ यहाँ से, प्रॉपर दिखेगा ऐसे, 2 सब में आया है, ठीक है, 3 है जो सब में आया है, एक 3 ऐसा सब में आया है, तो सर एचसीएफ क्या आएगा, 2 × 3 = 6। अगर मैं इसी की बात करूँ एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 672 और फिर उसके बाद 120। तो एलसीएम क्या होता है,
मैक्सिमम यानी कि सबसे अधिक बार जो भी आया होगा उसको हम लिखेंगे, जितनी बार। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 1 बार, ठीक है, ये नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ देते हैं, 1 2 3, 3 बार यहाँ भी आया है। अगर यहाँ पे 4 बार आया होता तो हम 4 बार लिखते 2, लेकिन दोनों ही यहाँ पे देखेंगे 3 बार, यहाँ पे 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे हम 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख लिया। और क्या 3 सबसे अधिक बार कितनी बार आया, तो इसमें देखेंगे 2 बार आया, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो हम लिखेंगे 2 बार, जो सबसे अधिक बार आया हो। 5 एक ही में आया है और 1 बार ही आया है, तो इसको लिख लेंगे। तो अभी हम इसका गुणा कर लेंगे। अभी हम कैलकुलेशन वाले वीडियो शुरू में सीखे हैं कैसे करेंगे हम। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 से 72, 72 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे सर कितना आएगा, 360। कितना जाएगा, 360 आ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा हमारा, 360 आ गया। तो गुणनखंड विधि से हमारा इस प्रकार से क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ होता है इसी प्रकार से। पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे सबको, फिर उसके बाद जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको पता है भाग विधि से, तो भाग विधि से भी आपको पता है कि कैसे होता है। वैसे इसमें तो इसका काम है नहीं, लेकिन अगर मैं बता दूं, क्योंकि मैं सोचता हूँ थोड़ा सा हम लोग आगे ही रहे, ठीक है, क्योंकि जब इसमें आए हैं तो इसको भी देख ही ले। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ऐसे भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर हम इसको कट करें, 2 3 6 72 को काटेंगे सर 36 दफ़ा में, इसको काटेंगे 60 दफ़ा में, फिर 2 से ये सर नहीं कटेगा, ये कटेगा 18 दफ़ा में, ये कटेगा 30 दफ़ा में, फिर ये नहीं कटेगा, ये 9 दफ़ा में, ये 15 दफ़ा में। अब ऐसा है नहीं जो 2 से कोई कटे फिर 2 यहाँ पे लिखना बेकार ही है। 3 से काटेंगे 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में, फिर 3 से काट देंगे सर, आखिर में कट जाएगा हमारा 5 से खत्म कहानी। वापस से आना है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 72 पंजे 360, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है, इस प्रकार से। और भाग विधि से अगर आप एचसीएफ करना चाहेंगे तो एचसीएफ यहाँ भी हो सकता है, इससे भी एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। एचसीएफ हम इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उस संख्याओं को लीजिए जो संख्याएं सबको काटा है, यानी कि तीनों को काटा है। तो ये अगर मैं इस 2 को पकड़ूँ, देखिए हम एचसीएफ इससे भी निकाल सकते हैं। अगर इस 2 की बात करें, ये जो 2 है 6 को काटा है, यस सर, 72 को, हाँ। फिर अगर देखें 120 को, ठीक है। इस 2 को बाहर निकालो, तुरंत उस 2 को हम यहाँ पे बाहर निकाल दिए, ठीक है। अगर इस 2 को देखेंगे तो ये 2 3 को काटा है, नहीं काटा है, एक मतलब कि सबको जो काटेगा उसी को लेना है। जैसे ये 3 को नहीं काटा मतलब इसको नहीं लेना है, उसको छोड़ो। इसकी बात, ये भी नहीं काटा है। अब इस 3 के देखते हैं, इस 3 ने इसको काटा है, हाँ। फिर अगर आगे बढ़े, इसको भी काटा है, 15 को भी काटा है, नहीं, इस 3 को भी बाहर निकालो। बाकी इसने काटा है, नहीं काटा है। 5 ने भी किसी ने। एचसीएफ क्या आएगा हमारा सर, 6 आएगा। एचसीएफ 6 हमारा आया था वापस से, ठीक है। और एचसीएफ निकालने का हमारा ये तरीका भी है कि ऐसे हम भाग विधि से करते हैं, इस प्रकार से हमको ऐसे सिखाया गया है। तो 6 से ऐसे कर लीजिए, 6 से काट देंगे, 12 छक्के 72 होता है ना। तो 6 दूनी 12 छक्के 72 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 से कट गया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से अगर 12 से करने जाएंगे या फिर 6 से, फिर से हम क्या कर लेते हैं, 6 से 120 को काट लेते हैं, तो 6 दूनी 12, ये 0 0 0 उतार लेंगे, तो यानी कि 6 ही क्या जाएगा हमारा, एचसीएफ आ जाएगा। तो ऐसे या फिर ऐसे कि जैसे मन करे वैसे निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो मेन हमारा मुद्दा क्या था सर, एचसीएफ और एलसीएम सीखना अभाज्य गुणनखंड विधि से। देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे परिचय। तो परिचय थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक सवाल इस प्रकार से अगर आपको दिया जाए कि मान लेते हैं कि 2 संख्याएं हैं सर, पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है, और उसका एचसीएफ दिया है 4, तो एलसीएम बताइए क्या होगा। या फिर इसी को ऐसे देते हैं, मान लेते हैं कि 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है 96 और एक संख्या है 404, उसका एलसीएम दिया गया है, तो एचसीएफ बताइए। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ 4 है, एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। इसी प्रकार से पहली संख्या बताइए। तो इसमें हम 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये होगा कैसे, तो बहुत सा सिंपल है सवाल ये, ठीक है। या तो पहली संख्या पूछे, दूसरी एलसीएम एचसीएफ कुछ भी पूछे, हम आसान तरीके से निकाल लेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना क्या है, हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर आपको ये पता है, आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं कुछ भी। जैसे देखिए पहली संख्या क्या है, 96, दूसरी संख्या क्या है, 404, इक्वल टू एलसीएम नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। एचसीएफ 4 है। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से एलसीएम निकालने जाऊँगा, ये जो 4 गुणा में है, इधर का क्या करेगा, भाग करेगा। तो उधर से हम इधर लेकर के आएंगे सर यहाँ पे, तो नीचे आ जाएगा भाग में, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा हमारा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको कैलकुलेशन की ज़रूरत फिर से पड़ गई। तो अगर हम 4 से यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा सर, 24 चौक का होता है 96, 24 चौक का क्या होता है 96, मल्टीप्लाई करना है 24 का 404 में, हमारा एलसीएम निकल करके आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कितने समय में कर सकते हैं, मैं कहूँगा सर 2-3 सेकंड में। 24 चौक का 96, 24 चौक का 96, कहानी हो जाएगी खत्म। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 9696, ठीक है।
अगर आपको पहाड़ा आ रहा है तो इसको आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, इम्पोर्टेंट था हमारा कैलकुलेशन, हाँ वो तो था ही, इम्पोर्टेंट हमारा ये था। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ की हमारा एक सूत्र होता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखें। ठीक है, इस पर आपको बहुत ही सवाल आते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा परिचय में और आगे। तो परिचय में हमारा ये आखिरी है, जैसे बोलते नहीं है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ना ये आखिरी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये इस चैप्टर का, तो इसे आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे सवाल करने में बहुत लोग फंस जाते हैं कि कैसे करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसी प्रकार से √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √7 √11 √13 इस प्रकार से कोई भी अभाज्य संख्या दे करके रूट में पूछ लेगा, बताइए ये अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कैसे करिए, सिद्ध कैसे करेंगे आप इसको करके दिखाइए। या फिर बट्टे में आता है 1/√7 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या फिर 3 + 2√5 6 - 2√5 इस प्रकार से। तो ऐसी जो भी संख्याएं होती हैं उन सभी का एक ही तरीका होता है करने का, थोड़ा सा अलग होता है, कोई कोई जो प्लस माइनस में दिया रहता है थोड़ा सा अलग होता है, नहीं तो सेम टू सेम सबका तरीका एक ही होता है। तो मैं तो कहूँगा सबका तरीका सेम टू सेम एक ही होता है। जैसे इसको अगर आप अच्छे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप कोई भी अपरिमेय संख्या जो भी होंगी उसको आप सिद्ध कर सकेंगे आसान तरीके से। कैसे करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले की अपरिमेय संख्या होती क्या, जिसको हम सर बोलते हैं इरेशनल नंबर ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि रूट में जो संख्याएं होती हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे तो सिद्ध हो गया सर, रूट में 3 लिखे हैं, रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर इसको करना क्या, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे हम रूट में लिखते हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा ना, ऐसी बात नहीं है, तुरंत 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से यहाँ पे पहले समझ लेते हैं होती क्या है। रूट में जो संख्याएं होती हैं, क्या सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, √3 ठीक है, मैं इसको लिखा हूँ, ठीक है। कुछ सेटिस्फाइड है कि सर √3 हो सकता है अपरिमेय संख्या, मैं √5 लिख दिया, मन किया मैंने √7 लिख दिया, फिर मन में आया मैं √4 लिख दिया, फिर उसके बाद मैं लिखते लिखते √16, फिर रूट में 25 लिख दिया। ये सभी तो रूट में है, तो क्या ये भी अपरिमेय संख्या है? तो ये सभी अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। पहले तो ये अपरिमेय संख्याएं होती क्यों है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि P/Q के रूप में, इसका मतलब है कि √3 को तोड़ करके P बनाना है, फिर उसी को तोड़कर Q बनाना है। अगर उसके बट्टे में हम लगा दें P और Q लिख दें, अगर तोड़ ताड़ करके P और Q बना देंगे तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर P और Q नहीं बना तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं, जिसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, X/Y के रूप में लिख सकते हैं, Z/W के रूप में। इसका मतलब ये इसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, वही क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें एक कंडीशन होता है सर, जो नीचे वाला हमारा हर होता है, नीचे वाले को बोलते हैं हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो जो नीचे वाला हर होता है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि Q = नॉट जीरो, यानी नीचे वाला हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला जीरो जाएगा चलेगा, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो भी रूट में संख्याएं होती हैं जिसका क्या होता है, वर्गमूल नहीं होता है, वर्गमूल नहीं हो पाता है, वो क्या होती है, जो भी अभाज्य संख्याएं होती है वही क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि अगर 3 को देखेंगे आप तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो √5 √7 इस प्रकार से। लेकिन अगर √4 की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, √16 को 4 × 4, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं सर इसको हम ना, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो जैसे ही ये यहाँ पे पेयर बना, ये तुरंत एक बाहर निकल के आ जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो जब यहाँ से ये इससे कट जाएगा तो एक बाहर हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो एक निकल के आएगा 2, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे सर 5, तो इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये सभी जो संख्याएँ थी रूट में, ये सभी संख्याएँ क्या थी, परिमेय संख्या थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, ये सभी परिमेय संख्याएँ थी, लेकिन ये जो संख्याएँ थी ये संख्या क्या थी, अपरिमेय संख्याएँ। ये सभी क्या थी, अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इनका हम वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। अब यही हमको सिद्ध करना है कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या। वैसे तो हम जानते हैं रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको प्रॉपर वे में उसको सिद्ध करके दिखाना है कि वो अपरिमेय संख्या कैसे है, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया हूँ कि सभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले हम जब यहाँ पे हल करेंगे, सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो हम पहले एक लाइन लिखेंगे सर। क्या लाइन लिखेंगे कि माना, जो भी ये सिद्ध करना उसके विपरीत, माना कि रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये लाइन सब में लिखनी है, रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे दिया रहा है रूट में 3 ही चिपका दे ना, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसको चिपकाना है।
जैसे रूट में 2 दिया रहेगा तो रूट 2 एक परिमेय संख्या, रूट में 5 रूट 5 एक परिमेय संख्या, इस प्रकार से। ठीक है, ये लाइन रहेगा, यहाँ पे संख्याएं चेंज होंगी जो भी यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा। तो माना, क्या माना, √3 एक परिमेय संख्या है, ये ठीक है। आगे क्या करेंगे हम, ये सभी चीज़ें कॉमन चलेंगी सभी में। ठीक है, जितनी भी संख्याएं इस प्रकार से आएंगी, सवाल आएंगे, सभी में कॉमन चलेगी। फिर इसके बाद दूसरी लाइन क्या जाएगी हमारी, √3 बराबर हम यहाँ पे करेंगे सर a/b। क्या करेंगे, a/b। और ये जो a और b है, ये दोनों ही क्या होंगी, हमारी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब ये कौन सा नया नाम आ गया, सुनिए, सुना सुना लग रहा है, क्योंकि क्लास 9 में हम पढ़े हैं तो सुना सुना लग रहा है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए कभी भी नाम सुनकर डरना नहीं है, ध्यान से। हमको तो ये पता है ना कि ये अभाज्य क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कौन सा सर, 2 और 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19, ऐसे। ठीक है, उनका केवल 2 गुणनखंड है, तो अभाज्य पता हो गया। अब सह मतलब एक पेयर, 2 अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा पेयर होना चाहिए हमारा। ठीक है, जिसमें क्या हो, केवल एक गुणनखंड हो। जैसे अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं 2 को ब्रेक करूंगा यानी गुणनखंड करूंगा तो 2 आएगा, 1 आएगा, 5 को करूंगा तो 5 आएगा, 1 आएगा। क्योंकि अभाज्य संख्या है तो सभी अभाज्य संख्याओं में 1 आना निश्चित है। एक मतलब ये 1, आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसमें 1 तो आएगा ही, 1 से वो डिवाइड होना ही है। ठीक है, ये जो 1 है ये सबको काट सकता है ना, या इसकी सब पे चलती है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को ये ना काट पाए, सबको काट पाता है। तो 1 तो सब में आना ही है। तो ऐसा एक पेयर, एक ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसमें क्या हो, केवल एक गुणनखंड हो। एक गिनती में नहीं, ये वाला एक जो दिख रहा है यहाँ पे 1, ये क्या हो, एक गुणनखंड उसमें, उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। ठीक है, 17 के साथ आप 23 ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है, एक सह अभाज्य संख्याओं का पेयर है। ठीक है सर, इसमें क्या है, केवल एक आएगा जो दोनों में मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में वही लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि a और b दोनों ही क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ठीक है सर, आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आना है, हमारा यहाँ पे आ जाएगा √3b = a। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। दोनों साइड हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब इसका हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा, 3, b का स्क्वायर हो जाएगा b² बराबर यहाँ पे क्या आएगा, a² आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि रूट आपको पता है कि जब कभी भी रूट से गुणा रूट का होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे वापस 3 आ जाएगा। ठीक, वहीं पे आप लिखें। तो दोनों तरफ जब हम वर्ग किए, यहाँ पे क्या आ गया, 3b² बराबर a² आ गया। तो यहाँ से देख करके दिमाग में कुछ घंटी बज रही है, ऐसी घंटी ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है अगर लेकर आऊँगा तो a के नीचे आएगा, डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, b² = a² के बट्टे में 3। इसका मतलब क्या चल रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, 3 a² को भाग यानी कि विभाजित कर रहा है। तो जब कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो उसके बिना स्क्वायर को भी करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लूँ ये जो 3 है, अगर 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 जो है 9 को भी तो विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, तो आप कहेंगे यस सर करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि 3 जो है a² को विभाजित करता है, और जब a² को करता है तो किसको करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, 3 a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दिए। अब देखिए उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, जब कभी भी अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो कुछ ना कुछ तो हमारा यहाँ पे भागफल बचता है। ठीक है, तो उस भागफल को मान लेते हैं c, हम क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इस प्रकार से सर कि a बराबर मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 3c। ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया a बराबर 3c। ठीक है, क्योंकि अगर जो भी भागफल आया है उसमें हम गुणा करेंगे तो वापस से हमारा क्या आना है, a² ही आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लिए a बराबर क्या मान लिए, 3c मान लिए, और c क्या है, एक धन पूर्णांक है। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, c एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ये सब लिखना है, यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें हमको लिखने के लिए वो देख रहा है कि लिख पाते कि नहीं, इसलिए हमको ये सब लिखवा रहा है। क्योंकि हमको पहले से पता है सर कि ये अपरिमेय संख्या है और जो देगा उसको भी पता है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि अब ये लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो वही 3b² अगर मैं यहाँ पे एच टी उतार दूँ, क्या उतार दूँ सर, 3b² बराबर a बराबर क्या है, 3c है, a बराबर क्या है, 3c। तो a का जो मान है यहाँ पे हम लिखेंगे
और जब यहाँ से उतारे तो यहाँ देखेंगे ए की पावर 2 है और ये ए का मान ही है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, हमारा पावर लग जाएगा। ठीक है, 3b² एच टी यहाँ पे उतार दिए। फिर ए स्क्वायर की जगह पे हम ए का मान लिखे हैं 3c और ए की पावर 2 था, तो यहाँ पे हम बी एम लगा दिए ए की पावर 2। उसके पहले आप यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे यहाँ पे हमारा 3b² एच टी रहेगा। 3 का वर्ग करेंगे सर 9 और c का वर्ग करेंगे c का वर्ग आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे अगर करेंगे तो 3 से आप यहाँ से काट सकते हैं इसको 3 दफ़ा में, तो वापस से हमारा क्या आएगा, b² बराबर 3c²। अब ये जो 3 है इसको देखकर फिर से दिमाग में कुछ घंटी बज रही है, ये यहाँ पे गुणा है, इधर कर क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख दें, या फिर अगर आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब यह कि जो 3 है b² को विभाजित करता है या फिर करेगा। जब 3 b² को विभाजित करेगा 3 b को भी विभाजित करेगा। वापस से हम यही वाली कहानी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, पूरा पूरा एग्जैक्ट यहाँ पे लिख देंगे। उसके पहले आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, लिख दिए, यही चीज़ लिखना है यहाँ पे, बस ए की जगह पे बी लिखना है। 3b² को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। सर क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 में कहा गया है कि 3a² को यानी 3a को विभाजित कर रहा है। फिर समीकरण 2 में लिखा गया है कि 3b² को मतलब 3b को भी विभाजित कर रहा है। और हम यहाँ पे ऊपर लिखे हैं कि a और b क्या है, स्वाभाविक संख्या है। तो सर ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी हम जाने हैं कि जो स्वभाज्य है उनका एक ऐसा पेयर है जिसमें केवल एक ही मिलेगा, ये एक मिलेगा। अब यहाँ पे 3 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी, यानी एक के अलावा और भी गुणनखंड मिल जा रहा है। तो ऐसा किसी भी स्वभाज्य की पेयर में जोड़े में पॉसिबल नहीं है कि एक के अलावा कोई और ऐसी संख्या हो जो उसके पेयर को काट सके। लेकिन यहाँ पे तो काट रहा है, तो ये क्या, एक विरोधाभास है। और यह विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कल्पना कर लिया था, उसी कारण ये विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह एक विरोधाभास है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इधर का स्पेस था नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देख सकते हैं यह एक विरोधाभास है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है सब में कॉमन होंगी, तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, ताकि अगर कोई भी इस प्रकार का सवाल आए, √2, √5, √7, √11, 3 + 2 √5, ऐसा कुछ भी संख्या है तो आप उसको आसान तरीके से कर पाए। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा परिचय वाला वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो नए तरीके से शुरू करने का प्रयास किए हैं, जिसमें शुरू में हम पहले सीखेंगे कुछ कैलकुलेशन, ये कैसे हम मैथ के सवाल को लगाते समय जो भी हमारी छोटी चीज़ें, गुणा हो गया, जोड़ घटाना, भाग गया, तो उसको हम कैसे आसान तरीके से कर पाएंगे विदाउट कैलकुलेटर और बिना ज़्यादा समय गंवाए। तो शुरू में पहले हम कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस। कैलकुलेशन और क्वेश्चन दोनों एक साथ समाप्त हो जाएंगे हमारे। तो आज का ये वीडियो, इसमें हम परिचय और कुछ आपको कैलकुलेशन बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।